जल ही जीवन है और इस जीवन की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे रास्ते बंद करवाना हो, प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना हो या सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगानी हो। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और यही कुछ भी करने के चक्कर में सालों साल से चले आ रहे इश्यूज हमारे कंट्री के इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में बदल जाते हैं। अभी हाल ही में हमने कावेरी वाटर डिस्प्यूट को विटनेस किया, जिसकी ये कुछ क्लिप सामने आई। अब जब मुद्दा इतना गंभीर हो तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इस इश्यू से रिलेटेड सब कुछ जान ले, नॉट जस्ट एज अ स्टूडेंट बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ स्टेट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट किन परेशानियों से गुजर रहा होता है, इसका हमें ज्ञात होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मतलब इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ऑफ इंडिया में मैं 4 रिवर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करूंगी, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिस्कस करूंगी और आगे चल के अंत में आपको मुझे ये बताना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका स्टेट इन डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व है या नहीं। So let's get started. अब जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, मे बी द मैप इज नॉट क्लियरर ऑन द बोर्ड, इसलिए हम लोगों ने स्क्रीन में ये मैप आपको दिखा दिया है। तो ये मैप में आप देख सकते हैं कि इंडिया में इतनी या फिर इससे ज्यादा रिवर डिस्प्यूट्स हैं। इन सारे रिवर डिस्प्यूट्स के बारे में मैं यूट्यूब में बात नहीं कर पाऊंगी बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और हम ज्यादा टेक्निकल भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है। तो हमने एक कोर्स बनाया है, उस कोर्स में हमने इत्मीनान से इन सारे डिस्प्यूट्स को 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है, एग्जाम स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज दी है और अंत में आपको वहां पे असेसमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये डिटेल पैकेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, वहां से उस कोर्स में पहुंच जाना। महज 160 रुपए पर महीना जितना ये कोर्स है, इससे ज्यादा तो शायद आप महंगी कॉफी में उड़ा देते हैं, तो अपने करियर के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप वो ऑडियंस है जिन्हें कोई एग्जाम नहीं देनी और सिर्फ ऊपरी नॉलेज से मतलब है, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली काम आएगा, अंत तक देखना। तो मैं शुरू करूंगी उस डिस्प्यूट से जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा, दैट इज कावेरी वाटर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट के बारे में जानने से पहले हम रिवर के बारे में जान लेते हैं। सो दिस रिवर इज द 3rd लार्जेस्ट इन सदर्न इंडिया। पहली है गोदावरी, सेकंड इज कृष्णा। ये सदर्न इंडिया की बात हो रही है, पूरी इंडिया की बात नहीं हो रही है। बट दिस रिवर इज लार्जेस्ट इन तमिलनाडु और तमिलनाडु के लिटरेचर में इस रिवर को पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, सो टेक अ नोट ऑफ इट। देन दिस रिवर फ्लोज फ्रॉम 4 स्टेट्स, दैट इज कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। इसका उद्गम होता है कर्नाटका के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के तालाकावेरी से, जो कि स्थित है वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी हिल्स रेंज में। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज के बारे में जाने तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये सारी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये सारी हैं। टाइम लिमिट की वजह से मैं हर एक ट्रिब्यूटरी का नाम नहीं ले पाऊंगी, बट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस वीडियो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड्स। तो सबसे पहले इस डिस्प्यूट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि कावेरी रिवर कर्नाटक से शुरू होती है, तो तमिलनाडु को कितना पानी मिलेगा इसका पावर कर्नाटका के हाथ में है। और क्योंकि हमने देखा कि तमिलनाडु सबसे ज्यादा कावेरी रिवर पर डिपेंडेंट है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा अपने इरिगेशन, पानी के पीने के लिए या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। लेकिन वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम के होने की वजह से कर्नाटका ज्यादा से ज्यादा पानी रिलीज नहीं कर पाता और यहीं पर डिस्प्यूट स्टार्ट होती है। तो डिस्प्यूट किसके बीच में है? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। तो तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट तक क्या मांग लेकर गया? उनका यह कहना है कि कर्नाटका को कम से कम 24,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर रिलीज करना चाहिए। क्यूसेक्स क्या होता है? ये एक यूनिट ऑफ फ्लो होता है, वाटर को मेजर करने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है और इसका फुल फॉर्म है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये कॉन्फ्लिक्ट अभी नया नया है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट 130 साल पुराना है और ये शुरू हुआ 1892 में, 1892 में, बिटवीन प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर। तो ये शुरू हुआ 1892 में, पर पहला अग्रीमेंट जो साइन हुआ वो था 1924 में बिटवीन दीज 2 पार्टीज और इस अग्रीमेंट को सीज कर दिया गया फॉर 50 ईयर्स। 50 ईयर्स मतलब 1924 से लेकर 1974 तक। अब 1974 में जैसे ही अग्रीमेंट खत्म होता है, कर्नाटका ने एक चीज की, उन्होंने जो कावेरी रिवर का वाटर है उसे अपने 4 न्यू रिजर्वोयर के तरफ रीडायरेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से तमिलनाडु में शॉर्टेज हो गई और वहीं से शुरू हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो इसकी शुरुआत वहां से होती है। अब इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 1990 में CWDT मतलब कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को भी इस्टेब्लिश किया गया। सरप्राइजिंगली ये ट्रिब्यूनल 17 साल चुप रही और 17 साल के बाद उन्होंने बताया कि कौन से स्टेट को कितना रिस्पेक्ट ऑफ पानी, कितना रेशियो में पानी मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बात तब की जब पानी भरपूर मात्रा में अवेलेबल हो, उन्होंने तब की बात ही नहीं की जब पानी का शॉर्टेज हो। इसलिए अब ये डिस्प्यूट हो रहा है क्योंकि 2023 में वाटर शॉर्टेज हमें देखने को मिला, रेनफॉल कम हुई। इसीलिए कर्नाटका का कहना है कि जब हमारे पास इतना पानी है ही नहीं तो हम रिलीज कैसे कर लेंगे। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि हमको अपने लोगों का जीवन यापन करना है तो हमें उतने पानी का जरूरत होगा, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो 2 बॉडीज है, मतलब कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और
कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, ये दो बॉडीज में एक्सपर्ट्स बैठे हैं और ये काफ़ी है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। बता दो कि ये जो दो बॉडीज हैं वो 2018 में बैठाई गई अंडर कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम। ये स्कीम लाई गई किसके रिकमेंडेशन से? सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन से। सो दीज आर द फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू कावेरी वाटर डिस्प्यूट दैट यू शुड नो। नेक्स्ट हम ऐसा डिस्प्यूट देखेंगे जिसमें दो रिवर्स के लिए दो स्टेट्स झगड़ रहे हैं। अब वो दो स्टेट्स कौन से हैं उसके पहले हम दो रिवर्स के बारे में जान लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कृष्णा रिवर से। तो इट ओरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर, सतारा इन महाराष्ट्र। अब जैसे कि मैंने बताया ये सेकेंड लार्जेस्ट है इन पेनिनसुलर इंडिया। पहली कौन सी है? गोदावरी। अब ये 4 स्टेट से होके गुजरते हैं। वो 4 स्टेट्स के नाम क्या है? महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, और उनके ट्रिब्यूटरीज ये सारी हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट क्योंकि नेक्स्ट हम गोदावरी देखने वाले हैं। जल्दी से हम इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन रीच टू द डिस्प्यूट। नाउ गोदावरी राइजेस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, नासिक। अब जैसा कि वी डिस्कस, इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड तेलंगाना, और इनके ट्रिब्यूटरीज हैं राइट बैंक के और लेफ्ट बैंक के। अब हम बात करेंगे डिस्प्यूट के बारे में। बात करें डिस्प्यूट की तो ये दो स्टेट्स के बीच में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बता दूं कि दोनों ही स्टेट्स के लिए दोनों ही रिवर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डिस्प्यूट्स आंध्र प्रदेश और बाकी स्टेट्स के बीच में भी शुरू था, लेकिन इन दोनों स्टेट्स में कब शुरू हुआ? जब 2014 में दोनों स्टेट्स को अलग किया गया। ट्रिब्यूनल ने उसी समय बता दिया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का वाटर शेयरिंग का रेशियो होगा 66:34, लेकिन तेलंगाना का यह कहना है कि हमारी जरूरतें ज्यादा हैं, इसलिए 34 का रेशियो हमारे लिए बहुत कम है। उनकी मांग है 50:50 की। अब तेलंगाना का यह भी एक आरोप है आंध्र प्रदेश के ऊपर कि आंध्र प्रदेश 300 TMC फिट इज अगेन 1000 मिलियन क्यूबिक फिट जितना पानी कृष्णा बेसिन से जो बाहर स्थित एरियाज हैं उन्हें पहुंचाता है, जो कि ट्रिब्यूनल्स के रूल्स के खिलाफ है। तो ये भी तेलंगाना का एक आरोप है। फिर कृष्णा रिवर के ऊपर जो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है वो है श्रीसाइलम रिजर्वॉयर, श्रीसाइलम डैम, जो कि आंध्र प्रदेश में बेस्ड है। ये एक मेजर स्टोरेज फॉर वाटर है। अब आंध्र प्रदेश का ये कहना है कि तेलंगाना जरूरत से ज्यादा इस रिजर्वॉयर से पानी निकाल रहा है पावर जनरेशन के लिए अपनी स्टेट में, जबकि तेलंगाना का कहना है कि ये हमारा राइट है, हम इससे पानी निकाल सकते हैं। जैसे कृष्णा रिवर में मेजर बोन ऑफ कंटेंशन श्रीसाइलम है, वैसे गोदावरी रिवर में है पोलावरम प्रोजेक्ट। अब पोलावरम प्रोजेक्ट का जो के अगेंस्ट ओडिशा और तेलंगाना भी रहे हैं। इसका रीजन ये है कि इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी आंध्र प्रदेश द्वारा इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई कि इसके वजह से इन दो स्टेट्स में तेलंगाना और ओडिशा के विलेजेस को डूबने का खतरा है। लेकिन आंध्र प्रदेश का कहना है कि इस एक प्रोजेक्ट से हमारी जो इरिगेशन की नीड्स हैं वो काफी ज्यादा फुलफिल हो सकती हैं। अब ये सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए बहुत पहले ही कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल और गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था। कब किया गया था? 1969 में। लेकिन इन दोनों स्टेट का मेजर डिस्प्यूट शुरू हुआ 2014 में, जब दोनों अलग हुए, और लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू स्टेट्स इज द मेजर रीजन व्हाई दीज टू स्टेट्स आर फाइटिंग, और इसलिए ये डिस्प्यूट सबसे ज्यादा न्यूज में रहा। अब हम तीसरे डिस्प्यूट की तरफ बढ़ेंगे और अब मैं ऐसे रिवर के बारे में बात करने जा रही हूं जिसे कहा जाता है ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। एस आई एम टॉकिंग अबाउट नर्मदा रिवर। और इस रिवर के बारे में हम क्या जानते हैं? इट इज अ वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। 1312 किलोमीटर लंबी ये रिवर है। इसका उद्गम होता है अमरकंटक पीक से, जो कि एमपी में है। मेजॉरिटी रिवर एमपी में बहती है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका महाराष्ट्र और गुजरात में भी जाता है। इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये सारे। अब डिस्प्यूट के बारे में जाने तो ये डिस्प्यूट है बिटवीन एमपी एंड गुजरात, और इसका मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है सरदार सरोवर डैम। अब सिंपल सा डिस्प्यूट है, जो कि नर्मदा रिवर है वो एमपी स्टेट से निकलती है, गुजरात में है सरदार सरोवर डैम। एक ऐसा डैम जिसमें 2 पावर हाउसेस है, जिसके वजह से 3 स्टेट्स को बिजली मिलती है। कौन से स्टेट्स को? महाराष्ट्र को, गुजरात को और ऑफ कोर्स एमपी को। तो क्या रेशियो में इनको बिजली मिलती है? एमपी को मिलता है सबसे ज्यादा 57, महाराष्ट्र को 27 और गुजरात को 16। तो ये रेशियो में इन 3 स्टेट्स को बिजलियां मिलती हैं। अब एमपी का कहना है कि हमको कई सालों से ये बिजलियां नहीं मिली है गुजरात द्वारा, जिसके वजह से हमें बहुत मेजर लेवल में भुगतान भुगतना पड़ रहा है और उसका मुआवजा वो गुजरात से मांग रहा है। लेकिन गुजरात का ये कहना है कि डैम इतने लेवल का पावर जनरेट करे, इसके लिए हमें उतने भरपूर मात्रा में एमपी द्वारा पानी ही नहीं दिया जा रहा है। ना हम उसकी वजह से पावर जनरेट कर पा रहे हैं और ना ही FRL टेस्टिंग करवा पा रहे हैं। FRL टेस्टिंग इज फुल रिजर्वायर लेवल टेस्टिंग। ये थ्रस्ट का टेस्ट होता है जिससे डैम को टेस्ट किया जाता है
तो गुजरात का ये कहना है कि हमको इतने भरपूर मात्रा में पानी ही नहीं मिल रहा है कि हम पावर जनरेट कर पाए और FRL टेस्टिंग कर पाए। MP का ये कहना है कि आपको हम जितना पानी देते हैं वो सफिशिएंट है पावर जनरेट करने के लिए, लेकिन आप उतना ही पानी कहीं और जगहों पे लगा रहे हैं। प्लस इतने भरपूर मात्रा में बड़े लेवल में पानी ना देने का रीजन और एक है कि गुजरात के कैचमेंट एरिया में 76 ऐसे विलेजेस हैं जो इतने बड़े पानी के वजह से डूब सकते हैं। तो MP का कहना है कि पहले आप उनका रेस्क्यू ढूंढिए, उसके बाद ही हम इतने बड़े लेवल पे पानी रिलीज कर पाएंगे। तो ये जो दो डिस्प्यूट्स हैं वो काफी समय से चलता आ रहा है। 1979 में वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, लेकिन MP ने सरदार सरोवर डैम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्लो को, और क्योंकि गुजरात उसकी वजह से जनरेट नहीं कर पाया बिजली, तो ही इज ऑल्सो डिसकंटेंटेड बाय फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस। उसके बाद MP बिकॉज ऑफ द विलेजेस ऑलरेडी रिफ्यूज टू रिलीज द सरप्लस शेयर एंड रिफ्यूज टू अलाउ डैम फॉर FRL टेस्टिंग। So this is the dispute between MP and Gujarat which is still ongoing. अब हम बढ़ रहे हैं अपने लास्ट डिस्प्यूट की तरफ, that is Mahanadi water dispute. Knowing about Mahanadi, so it is the major river in East Central India. It flows in छत्तीसगढ़, ओडिशा और इसका कुछ हिस्सा झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। It originates from highlands of छत्तीसगढ़। बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की तो आपको स्क्रीन में दोनों ही ट्रिब्यूटरीज that is लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाएंगी। डिस्प्यूट की बात करें तो दिस डिस्प्यूट इज बिटवीन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ और ये चला आ रहा है सिंस मिड 80s में। तो ओडिशा की छत्तीसगढ़ को लेकर ये कंप्लेन है कि छत्तीसगढ़ बिना ओडिशा के कंसेंट के महानदी पानी में कई सारे डैम्स बनाते आ रहा है, जिसका वजह से ओडिशा में इंपैक्ट पड़ रहा है। और एक कंप्लेन है वो ये है कि छत्तीसगढ़ प्रॉपर महानदी का पानी मैनेज नहीं कर पा रहा है। ये हमें कब पता चला, जब छत्तीसगढ़ ने नॉन मानसूनल सीजन में कलमा बैरेज के 20 गेट्स ओपन कर दिए, जिसकी वजह से टोटल 1000, दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट, 1000 to 1500 क्यूसेक्स ऑफ वाटर महानदी में बह गया, और जिसका इंपैक्ट क्या पड़ा, ओडिशा के राबी क्रॉप्स खराब हो गए, पीने का पानी के लिए वो लोग मोहताज हो गए, और हीराकुड रिजर्वॉयर में वाटर फ्लो भी बराबर से नहीं आ पाया। बाय द वे, हीराकुड रिजर्वॉयर इज द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द होल वाइड वर्ल्ड, सो दिस इज द फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। ऑल्सो इट ऑल्सो impacted the irrigation facilities in Odisha. Now, because of all this, Odisha demanded a tribunal, but Chhattisgarh was against it. छत्तीसगढ़ का ये कहना है कि हम जब तक MP के साथ थे तब तक ये अग्रीमेंट उन पे लागू होते थे, लेकिन जब 2000 में छत्तीसगढ़ was bifurcated from MP, तब ये अग्रीमेंट का कोई वैल्यू छत्तीसगढ़ के लिए नहीं रहा। लेकिन ये सब देखते हुए 2018 में महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाई गई, और ये सारे डिस्प्यूट्स को इस ट्रिब्यूनल में एड्रेस किया जा रहा है। अब हमने 4 मेजर डिस्प्यूट्स के बारे में तो देख लिया, अब हम बात करेंगे कि इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है या फिर गवर्नमेंट इसमें क्या स्टैंड ले चुकी है। तो अब तक हमें ये तो समझ में आ गया था कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बैठाए जाते हैं। इन ट्रिब्यूनल्स में कौन कौन बैठता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और 2 और जजेस जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। इंडिया में करेंटली 5 ट्रिब्यूनल्स हैं। ये सारे ट्रिब्यूनल्स 5 एक्टिव ट्रिब्यूनल्स हैं, और ये सारे ट्रिब्यूनल्स इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 के तहत आते हैं, और इन ट्रिब्यूनल्स का जो डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। बात करें 5 एक्टिव ट्रिब्यूनल की, तो इसका टेबल आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। कावेरी का जो ट्रिब्यूनल था वो 2018 में डिसॉल्व कर दिया गया था, और इन ट्रिब्यूनल्स में सबसे जो ओल्डेस्ट ट्रिब्यूनल है वो है कृष्णा ट्रिब्यूनल, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में अंडर RS बचावत। अब कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें क्या कहना है, तो ये ध्यान रखिए कि वाटर स्टेट लिस्ट का हिस्सा है जिसका एंट्री 17 में नाम आता है, लेकिन यूनियन लिस्ट में एंट्री 56 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो रेगुलेट और डेवलप कर सकते हैं इंटर स्टेट रिवर्स। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी एंट्री है। आप यहाँ पे आर्टिकल 262 भी देखेंगे जो कि एडजुडिकेशन देता है पार्लियामेंट को इन द केस ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इसी के अंडर रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 लाया गया। इसके अंडर ये तो हमने देख लिया, इसके अंडर ट्रिब्यूनल्स बैठाए जाते हैं, और रिवर बोर्ड एक्ट के अंडर मेजर बोर्ड्स बैठा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आज तक इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए बोर्ड्स बैठाए नहीं गए। अब क्योंकि हमने देखा है कि ट्रिब्यूनल्स बहुत ज़्यादा समय लेते हैं डिसीजन पे आने के लिए, इसलिए 2002 में सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन से इन ट्रिब्यूनल्स को टाइम फ्रेम दिया गया। 1 ईयर का टाइम फ्रेम दिया गया टू सेट अप द ट्रिब्यूनल, और 3 साल का टाइम फ्रेम दिया गया टू कम अप विद अ डिसीजन फॉर द डिस्प्यूट्स। आपको पता है नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक टोटल 600 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो सिवियरली वाटर शॉर्टेज से गुजर रहे हैं।
पानी एक ऐसा सोर्स है जो हर जगह काम आता है। पीने का पानी, इरिगेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका यूज हर जगह है। तो जब यूसेज इतना ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी सिर्फ 3% है, तो आपको नहीं लगता कि इन डिस्प्यूट्स को परमानेंटली रिजॉल्व करने का एक ही मंत्र होना चाहिए, सेव वाटर। ये एक ऐसा मंत्र है जो हम लोग स्कूल से सुनते आ रहे हैं, पर हमें नहीं पता कि कितने लोग इसको फॉलो करते हैं। ये जो बड़े बड़े सोल्यूशंस है ना, कि ट्रिब्यूनल्स को फास्ट ट्रैक करना चाहिए, बोर्ड्स बैठाना चाहिए, कमिटी और मैनेजमेंट को सुधारना चाहिए, वो तब काम आएगा जब आपके पास पानी बचेगा। अगर पानी ही नहीं होगा तो ट्रिब्यूनल्स हम बैठा के क्या कर लेंगे। और हो सकता है कि आपको इसकी सिविरिटी अभी नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके घर तक नहीं पहुंची होगी। पर इसको ऐसे समझिए कि जो पानी से आप अपनी गाड़ी धोते हैं, अपनी कार धो रहे हैं, वो वैसा पानी लोगों को पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों का अगर परमानेंट एंड करना है तो एक ही मंत्र है, दैट इज सेव वाटर। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट या अथॉरिटी नहीं, हम मिलके, आप मिलके, सब मिलके इस मंत्र को फॉलो कर सकते हैं और ऐसे डिस्प्यूट्स और ऐसे शॉर्टेजेस परमानेंटली सुधार सकते हैं।